हेलो एवरीवन। बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग हर एक क्वेश्चन का अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन बीपीएससी ने कब पूछा है और कौन से पेपर में कौन से शिफ्ट में पूछा है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कवर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार, इसको जो है वो लिखा था भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधी जी जब 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए, उसी पर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी एंड बिहार। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और उस पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है? तो उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। उस पुस्तक का नाम है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया जो पत्रिका थी इसको दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो एडवोकेट ऑफ इंडिया पत्रिका है इसको दादा भाई नौरोजी ने नहीं बल्कि इसको जो है वो दुर्गादास बसु जी ने प्रकाशित किया था। जो डी बसु हैं इन्होंने इसको प्रकाशित किया था, इसलिए जो पहला वाला है ये तो गलत हो गया। जो दूसरा वाला है ऑप्शन बी है, ये कह रहा है कि यंग इंडिया जो पत्रिका है इसको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि इंडियन सस्पेक्टर जो पत्रिका थी इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रकाशित किया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो इंडियन सस्पेक्टर पत्रिका है इसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं बल्कि इसको जो है वो BM मालाबारी ने प्रकाशित किया था। जो BM मालाबारी जी हैं इन्होंने इंडियन सस्पेक्टर पत्रिका को संपादित किया था, इसलिए पहला और दूसरा ये दोनों के दोनों गलत हैं। और ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से दो हैं, इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स इसको जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दूसरे सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त नहीं थे बल्कि वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए दूसरा वाला भी गलत हो गया। अच्छा, दूसरे वाला जवाहरलाल नेहरू थे, तो पहले वाले कौन थे? तो पहले वाले विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जो है वो पहले सत्याग्रही थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पुस्तक है ना द इंडियन स्ट्रगल, इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। और इसमें बताया क्या था सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसमें जो है वो 1920 से लेकर के 1942 ईस्वी तक भारत ने कैसे स्ट्रगल किया अंग्रेज़ों के साथ में, इसी के बारे में ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो आर्य समाज है इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा।
ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, जिसे कि हिंदी में आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है, इस आंदोलन को रामास्वामी नायकर के द्वारा प्रारंभ इसको किया गया था। और रामास्वामी नायकर का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो रामास्वामी नायकर हैं, इन्होंने 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में इस आंदोलन को शुरू किया था, जिसका नाम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा है इंडिया फॉर इंडियंस, इसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने जो वैदिक धर्म है इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 1875 ईस्वी में इन्होंने जो है वो आर्य समाज की स्थापना की। और इसी आर्य समाज संगठन के द्वारा ये नारा दिया गया था कि इंडिया फॉर इंडियंस। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण चीज़ों पर इसमें ध्यान दिया गया था। एक तो भाषा को लेकर के कि जो देश की भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए, इसको भी लेकर के जोरों शोरों पर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसके अलावा स्वदेशी को भी इसमें जो है प्रचारित प्रसारित किया जा रहा था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जिसको कि अब प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इनको नवीन शिक्षा का अग्रणी दूत कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए है ये नारा दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दयानंद सरस्वती हैं ये वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और उसी में इन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विश्व धर्म संसद है इसका आयोजन 1893 ईस्वी में जब अमेरिका के शिकागो शहर में किया गया था, तो उसमें जो है वो स्वामी विवेकानंद जी है भाग लेने के लिए गए थे। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो जब कूका आंदोलन पंजाब में चलाया गया तो इसका शुरुआती जो उद्देश्य था वो था सिख धर्म को परिष्कृत करना। जो सिख धर्म में अशुद्धियाँ आ गई हैं उसको निकालना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कूका आंदोलन है इसको चलाया किसके द्वारा गया था। तो इसको चलाया गया था राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो जो राम सिंह जी थे इन्होंने जो है वो 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन चलाया था सिख धर्म को परिष्कृत करने के लिए। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो जो मॉन्टेस्क्यू हैं इन्होंने पुस्तक लिखा था द स्पिरिट ऑफ द लॉस और इसी पुस्तक में इन्होंने प्रस्तावित किया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मॉन्टेस्क्यू हैं ये एक फ्रांस के दार्शनिक थे
और इन्होंने सरकार को लेकर के अपनी इस पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कुछ प्रस्तावित किया था। इन्होंने कहा था कि जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, इनके जो अधिकार हैं वो अलग अलग होने चाहिए। इनका जो अधिकार क्षेत्र है, जो शक्तियां हैं, उनको विभाजित किया जाना चाहिए ताकि जो समाज में है वो सुचारू रूप से चल सके। और यही जो प्रणाली है वो हमारे देश में भी अपनाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग विभाजित हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो नव भारत का पैगंबर जो है वो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्हें नव भारत का पैगंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए बहुत ही काम किया था, इसीलिए इन्हें नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसी काम को, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा इन्होंने 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक एक और संस्था बनाई थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। तो ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो 1927 ईस्वी में की गई। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली में की गई थी 1927 ईस्वी में। और इसकी स्थापना करी क्यों गई थी? तो इसकी स्थापना इसलिए करा गया था क्योंकि महिलाओं में शिक्षा का अभाव था और महिलाओं में शिक्षा का विकास करने के लिए ही इस ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है ये अभी अस्तित्व में है और इस टाइम ये जो है एक नॉन गवर्नमेंट संस्था है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा का जब पहला अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। 1936 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, कहाँ पर? तो जब लखनऊ में 1936 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसी में निर्णय लिया गया था कि एक संगठन बनाया जाए जिसका नाम हो ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि किसानों के हित के लिए काम करेगी। और इसका जो पहला अधिवेशन है, इसकी जो पहली बैठक है वो लखनऊ में ही की गई और वहाँ पर पहला अध्यक्ष जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को बनाया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो जो चंपारण आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में तिनकठिया प्रथा के खिलाफ, तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेज़ों ने जो है वो चंपारण में एक कृषि समिति बनाई जिसका नाम चंपारण कृषि समिति रखा गया। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो चंपारण कृषि समिति बनी थी, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष जो है वो ए.एफ. सलाई को जो है वो ए.एफ. सलाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जो महात्मा गांधी थे उनको इसका एक सदस्य बनाया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सबसे पहला प्रयोग जो है वो अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों का हड़ताल था उसमें इन्होंने प्रयोग किया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये बात है 1918 ईस्वी में, जब भारत में जो है वो प्लेग फैला हुआ था और उसी टाइम जो है वो अहमदाबाद में भी प्लेग का प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था। इसीलिए जो कामगार थे मिलों के वो छोड़ करके भाग रहे थे। लेकिन जो मिल मालिक थे उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग काम करो, और जो क्या है ना कि इस रोग से प्रभावित होने के कारण आप लोगों को जो है वो बोनस दिया जाएगा, इसका जो है वो बोनस दिया जाएगा, जिसके चलते जो मजदूर वर्ग था वो रुक गया मिल में काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही प्लेग का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ,
ये बोनस जो है वो बंद कर दिया गया, जिससे कि जो मजदूर थे वहाँ के वो आंदोलन करने लगे। और ये खबर जब महात्मा गांधी को मिली तो महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे और इन्होंने कहा कि आज से जो है वो आप लोग स्ट्राइक कर दीजिए, अर्थात पूरा काम धाम बिल्कुल बंद कर दीजिए, आज से हड़ताल कर दीजिए। तो जो यहाँ के मजदूर थे उन लोगों ने हड़ताल कर दिया। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि जो मजदूर लोग थे वो रोज़ कमाने और खाने वाले लोग थे, और जब हड़ताल हो गया तो वो काम नहीं कर रहे थे और मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो वो लोग जो है वो खाने के लाने पड़ने लग गए उनके घर में बच्चे थे, महिलाएं थीं, इससे ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो ये सब चीज़ें देख करके महात्मा गांधी ने एक नया प्रयोग किया और वो जो है वो अनशन पर बैठ गए। क्यों अनशन पर इसलिए बैठ गए क्योंकि ऐसे जो हड़ताल करेंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा, और जब भूख हड़ताल करेंगे तो जो मिल मालिक है वो तुरंत सचेत हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, जो मिल मालिक है वो तुरंत सचेत हुआ और जो है बोनस देने को तैयार भी हो गया। और इस तरीके से महात्मा गांधी जो है वो पहली बार अहमदाबाद में इसका सफल प्रयोग कर चुके थे। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ उपन्यास में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो आनंद मठ में जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, इसमें जो है वो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो उपन्यास है आनंद मठ, इसको प्रकाशित किया गया था 1882 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ? 1882 ईस्वी में। और इसी में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की जो है वो जिक्र किया गया है, एक तो सन्यासी विद्रोह का और एक जो है वो इसमें अकाल का। इसमें जो है वो बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसका जिक्र इसमें किया गया है। और ये अकाल कब पड़ा था? तो ये जो अकाल है ये 1770 के दशक में ये पड़ा था अकाल, और ये बहुत ही भीषण अकाल था। इसका जिक्र जो है वो इस आनंद मठ में किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो है वो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जब लखनऊ में 1914 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो उसमें महात्मा गांधी जी भी भाग ले रहे थे, और उसी में भाग लेने के लिए राजकुमार शुक्ल जी भी पहुंचे हुए थे। और इनकी मुलाकात जो है वो महात्मा गांधी से हुई, और इन्होंने महात्मा गांधी को वहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में जो तीन कठिया प्रथा चल रही थी उसके बारे में इन्होंने बताया, और वहाँ के किसानों की स्थिति के बारे में इनको अच्छी तरीके से अवगत कराया। और इन्होंने ही गांधी जी से आग्रह किया कि एक बार आप खुद आकर के बिहार में उन लोगों की स्थिति देखें। और इसीलिए महात्मा गांधी जो हैं वो 1917 ईस्वी में बिहार में आए भी, और चंपारण आंदोलन करा करके इसको जो है वो तीन कठिया प्रथा को समाप्त भी किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पर घटित हुआ था? तो भारतीय इतिहास में संगठित रूप से असहयोग जो है वो किसानों के द्वारा वो बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में देखा गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। बिहार और बंगाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर 1781 ईस्वी में यहाँ के जो किसान वर्ग था वो अंग्रेज़ों के कर व्यवस्था से इतना परेशान हो गया कि इन लोगों ने संगठित रूप से जो है वो असहयोग छेड़ दिया था जमींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है, बिहार और बंगाल से। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो जब महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे तीन कठिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तो उनके साथ बहुत सारे लोग गए थे, और उनमें नरहरि पारिकर भी शामिल थे, महादेव देसाई भी शामिल थे, और अब्दुल बारी भी इसमें शामिल थे। इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गया है इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखिए कि चंपारण में जब महात्मा गांधी गए थे तो उनके साथ कौन कौन गए थे। तो उनके साथ ये तीनों लोग तो गए ही थे, नरहरि पारिकर, महादेव देसाई और अब्दुल बारी।
इनके अलावा जो है वो बहुत सारे और लोग गए थे, जैसे कि ब्रिज किशोर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेबी कृपलानी थे और मजहरूर हक जो हैं, ये सारे के सारे लोग भी महात्मा गांधी के साथ जो है वो चंपारण गए थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था गुजरात में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बारदौली सत्याग्रह है ये करा ही क्यों गया था, क्योंकि गुजरात वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों पर जो है वो 30% का कर लगा दिया गया था और इसी के विरोध में जो है वो किसान आंदोलन शुरू किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, जो कि सफल भी रहा था। और इसी में जो महिलाएं शामिल थी उन्हीं लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसको कि गांधी जी ने परमानेंट कर दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह जो है वो अहमदाबाद में हुआ था। तो इसको जो है वो महात्मा गांधी ने लीड किया था। किसने? तो जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने कपास मिल के कर्मचारियों का जो आंदोलन था उसमें भाग लेकर के लिया था और उसी में इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का भी प्रयोग किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामियों के विरुद्ध पारित किया गया था। तो ये जो कानून है चंपारण कृषि कानून, इसको पारित किया गया था 4 मार्च 1918 ईस्वी को। कब पारित किया गया था? 4 मार्च 1918 ईस्वी को। और मार्च किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात हमले के प्रयास के पीछे कौन था? तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को जान से मारने का प्रयास किया गया था और इसके पीछे जो है वो वहाँ का जो नील बागान मालिक था इरविन, उसने ये प्रयास किया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। जब चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में गए थे बंगाल में, बिहार वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर बागान मालिक जो था वो था इरविन और इस इरविन ने महात्मा गांधी को अपने यहाँ खाने पर जो है वो आमंत्रित किया और इसने जो है वो महात्मा गांधी को खाने में जहर मिलाकर के मारने का प्रयास किया था। लेकिन इसी इरविन का रसोइया था जिसका नाम था बत्तख खां, और ये जो बत्तख खां था इसने जो है वो महात्मा गांधी की यहाँ पर जान बचाई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना करी क्यों गई थी? तो इसकी स्थापना के पीछे जो है वो मूल उद्देश्य था एक शक्तिशाली जनमत तैयार करना भारत में। इसीलिए जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इन्होंने 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई और चूंकि 1884 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन? तो एक थे एम.वी. राघवाचारी और एक थे बी सुब्रमण्यम और अय्यर और एक थे पी आनंद चार्लू। इन तीनों लोगों ने मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो हिंदू जो मेला है इसको संगठित करने का काम राजनारायण बोस जी के द्वारा किया गया था। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। राजनारायण जो बोस जी हैं इन्होंने 1867 ईस्वी में एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान के
का संगठन किया और उसी का नाम इन्होंने हिंदू मेला रखा था। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी स्थापना जो है वो विलियम जोन्स के द्वारा की गई। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो विलियम जोन्स है इसी ने जो है वो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। और कहाँ पर इसने स्थापना करा था? तो इसने स्थापना करा था कोलकाता में। कहाँ पर? तो इसने जो है वो कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, उसी के अंतर्गत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।